ओके, ऑल राइट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में? जीएसटी इन इंडिया का इंट्रोडक्शन, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, है ना? कहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट हमने कवर किया था, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, क्या जरूरत थी, है ना? और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्रेमवर्क फॉर जीएसटी एज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और इसमें हमने देखा था कि जीएसटी एक ड्यूअल कॉन्सेप्ट है। ये भी देखा था कि जीएसटी में एक्चुअली कहने को एक टैक्स है जीएसटी, बट एक्चुअली में वो है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है और इसके कोड्स डिफाइन किए गए, है ना? उसके बाद हमने ये भी देखा था कि आपको अगर जीएसटी में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है अगर आपका टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर, क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे? एग्रीगेट। इसको अच्छे से वर्ड को यूज करना। एग्रीगेट टर्नओवर इज अ डिफरेंट थिंग एंड टैक्सेबल टर्नओवर इज अ डिफरेंट थिंग। और टर्नओवर जो हम अकाउंट में यूज करते हैं वो अपने आप में अलग चीज है। अकाउंट में तो टर्नओवर मतलब क्या? सेल्स। जीएसटी में कॉन्सेप्ट यूज होता है एग्रीगेट टर्नओवर। इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे आने वाले समय में और क्लियर होगा वो। थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में मैंने बताया था। अभी फिलहाल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 40 लाख, जनरल एक थ्रेशोल्ड लिमिट। उसके नीचे है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। कल बहुत ही ब्रीफ में हमने कंपोजिशन स्कीम को भी क्या किया था, समझा था। कंपोजिशन स्कीम किसके लिए है? हाँ, 1.5 सीआर। वो लिमिट तो ठीक है, वो तो चेंज होते रहेगी। अभी फिलहाल 1.5 सीआर है, मे बी तुम कल कुछ और था और आने वाले कल में कुछ और होगा। पर एक प्रिस्क्राइब लिमिट के नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आपको वो जो लिमिट्स है वो तो एग्जाम ओरिएंटेड ध्यान रखनी है कि आपके एग्जाम में कौन सी लिमिट और किस डेट तक के नोटिफिकेशन अप्लीकेबल है। उस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए इतना समझना जरूरी है कि हाँ, जीएसटी में स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए, किसके लिए पर्टिकुलरली? स्मॉल टैक्स पेयर के लिए, और उन्हें रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल बिजनेसेस को एक कंपोजिशन स्कीम भी लाई गई है। एग्जाम्पशन का तो एक अलग से चैप्टर ही है हमें पढ़ना कि ऐसे कौन से गुड्स है जिसके सेल पर आपको जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। अब मेन टॉपिक पर आते हैं जो इलस्ट्रेशंस है ना? तो आइए वन बाय वन हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इन केस ऑफ अ लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, सप्लाई या सेल किस चीज का होता है? आइदर इट विल बी ऑफ अ गुड्स और इट विल बी ऑफ अ सर्विसेज। The supplier would charge dual GST, that is CGST and SGST at specific rates apply for on the supply। पहला दिया है सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय ए टू क्या है? बी है। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय ए, अगर गुड्स जो ए ने बी को बेची है वो कितने की है? 10,000 की। अगर रेट ऑफ टैक्स है कितना परसेंट? 18%। और सेल कौन से टाइप का है? फ्रॉम विद इन द स्टेट है कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट है? विद इन द स्टेट। तो इस पे 18% अगर रेट है टैक्स का, तो कौन से दो टैक्स लगेंगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी। और वो इक्वली डिवाइड होंगे, 9% सीजीएसटी एंड 9% एसजीएसटी। इससे ये पता चल गया कि टैक्स का रेट कितना परसेंट है? 18%, है ना? और टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे लोकल का मतलब क्या है? विद इन द स्टेट, है ना? द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी charge on B for supply of goods oblique services will be remitted by A to the appropriate account of a central and state government respectively. A is a first stage supplier of goods and services and hence does not have credit of CGST, SGST और IGST। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, कौन सा? फर्स्ट स्टेज सप्लायर। मतलब इसने पूरी की पूरी वैल्यू ऐड करके क्या किया है? गुड्स को बेचा है। उसने उस बेचने के लिए उसमें से कोई भी टैक्सेबल चीज को इससे पहले खरीदा नहीं था, तो इसके पास किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं है। ओके, अब यहां पर आते हैं जर्नल एंट्री पे। इसी के साथ साथ हमें लिखनी चाहिए जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या? ए। लिखो नीचे अपनी कॉपी में। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। अच्छा, ए बायर है कि सेलर है? सेलर है। तो एट द टाइम ऑफ सेल ए क्या एंट्री पास करेगा अपने बुक में?
बी अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 11,800। टू क्रेडिट किसको करेगा? सेल्स को। इसकी इनकम जो है इस पूरे ट्रांजैक्शन में ये कितनी है? 10,000, बराबर है। टू इसकी लायबिलिटी बनी, अगर ए ने बी को गुड्स बेचा है तो ए से गुड्स का भी पैसा लिया और किसका पैसा लिया? टैक्स का। ये पैसा ए का अपना खुद का पैसा है या इसे गवर्नमेंट को देना है? देना है। तो ये ए के लिए क्या है? लायबिलिटी। और इसको नाम क्या देगा? ये सीजीएसटी आउटपुट। और एक अकाउंट बनाएगा जिसका नाम रहेगा सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट, और उसमें वो क्रेडिट करेगा कितने रुपए? 900। और टू एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट, इसमें क्रेडिट करेगा कितना? 900। और आप चाहो तो इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। सेल्स ये बिल बी के लिए क्या है? इनकम है। सीजीएसटी आउटपुट क्या है? लायबिलिटी है। एसजीएसटी आउटपुट भी क्या है? ए के लिए लायबिलिटी है। किसी से लिया हुआ पैसा, पर्टिकुलरली टैक्स का लिया हुआ पैसा, ये आपका इनकम नहीं हो सकता, ये आपकी हमेशा ही क्या रहेगी? लायबिलिटी। और बी अकाउंट को जो डेबिट किया वो रिसीवेबल है। तो अगर इसके बाद ए अपनी बैलेंस शीट बनाता है तो ए के बैलेंस शीट में बी से लेने वाले 11,800 कौन सी साइड में दिखेंगे? एसेट साइड में, अंडर द हेड ऑफ सन्ड्री डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल, राइट। सेल्स जाएगा उसके इनकम स्टेटमेंट के इनकम साइड में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और सीजीएसटी आउटपुट ये जो लायबिलिटी है और एसजीएसटी आउटपुट ये जो लायबिलिटी है ये दिखेगी उसके बैलेंस शीट में लायबिलिटी के हेड में। अब अगर इसके पास कोई क्रेडिट नहीं है तो वन डे व्हाट विल हैपन? He will have to pay this liability by way of what? Cash। क्या एंट्री पास करेगा अगर वो कैश में पे किया तो? सीजीएसटी आउटपुट को डेबिट, एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। लिख लो फिर, सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट 900, एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट 900 to simply bank account 1,800. He collected 1,800 and he paid 1,800. As simple as it is. ये हो गई जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ क्या? ए। ऐसी ही जर्नल एंट्री हम किसके बुक में पास कर सकते हैं? बी के बुक में। चलो बनाओ जल्दी से बी के बुक में एंट्री। बी कौन है? बायर है कि सेलर है? बायर है। तो बी के बुक में क्या जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए? सबसे पहले गुड्स को परचेस करने की, परचेस अकाउंट को डेबिट। हाउ मच? 10,000। इसके लिए परचेस की कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 10,000। अब ये परचेस करते वक्त जो टैक्स दे रहा है 900 सीजीएसटी एंड 900 एसजीएसटी, ये क्या है मिस्टर बी के लिए? एसेट है। तो वो एंट्री क्या पास करेगा? पहले सीजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 900। सेकंड एंट्री एसजीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट 900 टू क्रेडिट किसको? टू ए अकाउंट, हाउ मच? 11,800। अब इसमें से जो परचेस है ये जाएगा इसके इनकम स्टेटमेंट में, राइट। तो ये इसके लिए एक प्रकार से एक्सपेंस है। सीजीएसटी इनपुट जो है वो इसके लिए क्या है? एसेट है। एसजीएसटी इनपुट भी इसके लिए क्या है? एसेट है। और ए अकाउंट को जो पेएबल है ये इसकी क्या है? एक्चुअली लायबिलिटी, राइट। अब क्या होगा अगर बी इस गुड्स को आगे बेचता है तो बी पे क्या आएगी? लायबिलिटी आएगी। क्या पे करने की? टैक्स। उस लायबिलिटी के अगेंस्ट वो अपना सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट को क्या कर सकता है? यूटिलाइज कर सकता है। और यूटिलाइज जब करेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? सेट ऑफ करना। उसकी जब ट्रांजैक्शन आएगी तो उसकी भी एंट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी टू क्या? सी। B will avail credit of CGST and SGST paid by him on a purchase of goods or services and will utilize such credit for being set off against the CGST and SGST payable on the supply of goods and services made by him to क्या? C। अब ये goods कितने रुपए में खरीदे थे B ने?
10,000 में। अगर उसने अपना वैल्यू एडिशन 20% करना है, मतलब अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट रखना है, 20%, तो वो बेचेगा कितने में, 10,000 प्लस 20%, मतलब कितने में, 12,000 में। और जब बेचेगा, अगर इसका रेट है कितना परसेंट, 18%, और ये सेल भी अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई ही है, तो वो 18% को दो हिस्सों में बांटेगा। कौन से CGST 9% और SGST 9%। और टोटल प्राइस चार्ज बाय बी टू सी फॉर लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स कितना होगा, 14,160। अब आइए यहां पे आते हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी करते हैं फिर से। अब बी के परचेस की एंट्री तो हमने कर ली, अब बी के लिए किसकी एंट्री करते हैं, इसके सेल की, सेट ऑफ की भी एंट्री करेंगे और उसके पेमेंट की भी एंट्री करेंगे, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए, लेट्स राइट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी अगेन। अब बी क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है कि सेल कर रहा है, सेल कर रहा है। किससे पैसे लेने हैं बी को, सी से, तो एंट्री कहां से शुरू होगी, सी अकाउंट को किया जाएगा डेबिट, कितना, 14,160 टू सेल्स अकाउंट, इसकी इनकम कितनी है, 12,000, 12,000 टू। अब जैसे ही इसने सेल किया, मिस्टर सी पे क्या आ गई, लायबिलिटी आ गई, क्योंकि उसने मिस्टर बी पे लायबिलिटी आ गई, क्योंकि सी से उसने टैक्स का पैसा भी लिया है, तो ये एंट्री पास करेगा टू सीजीएसटी आउटपुट। सीजीएसटी आउटपुट मतलब ही सीजीएसटी पेएबल, आप चाहो तो इसको सीजीएसटी पेएबल वर्ड भी यूज कर सकते हो। सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट, हाउ मच बेटा, 1080, और साथ ही साथ एक और लायबिलिटी आएगी इस पे, कौन सा, एसजीएसटी आउटपुट, कितना, 1080। अब बी के बुक की पोजीशन क्या है, बी के ऊपर लायबिलिटी है 1080, 1080। अब अगर इसके पास क्रेडिट नहीं होता, किसके पास, बी के पास, तो ये पूरे 1080 इसको कैसे पे करने पड़ते, कैश में। पर क्या उसके पास क्रेडिट है, हाँ है, कितने रुपए का, 900 रुपए का। वो क्रेडिट कहां से आया, उसके परचेजेस से। तो अब जब ये अपनी लायबिलिटी को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, तो एंट्री क्या पास करेगा, सबसे पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए, यस एग्जैक्टली, सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट। ओके, कितनी लायबिलिटी थी उस पे, 1080 टू, इसके लिए यूटिलाइजेशन किसका करेगा, सीजीएसटी इनपुट का, है ना, टू सीजीएसटी इनपुट अकाउंट। कितना था उसके पास इनपुट अकाउंट में बैलेंस, 900 रुपीज, और बैलेंस लायबिलिटी कैसी पे करनी पड़ेगी उसको, कैश में, तो टू बैंक अकाउंट, कितना रुपए, अलग करो, क्योंकि अलग इसलिए करो क्योंकि आगे चल के जब आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सा क्रेडिट किसके अगेंस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है, देन द कंबाइन एंट्री विल नॉट हेल्प यू। तो क्या होता है कि एक तो रूल याद कर लो। अब रूल याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, मैं अकाउंटिंग का सहारा इसलिए ले रहा हूं कि जर्नल आपके दिमाग में कुछ इस तरह से बैठ जाएगी कि रूल ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो अब कैश पेमेंट की लायबिलिटी कितनी आई बेटा, 180। नरेशन में क्या लिखेंगे, being CGST liability discharged in cash after utilizing, क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, यूटिलाइजिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी को यूटिलाइज करने के बाद हमने हमारी सीजीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया कैश में। ऐसे ही सेम एंट्री की जाएगी किसके डिस्चार्ज के लिए बेटा, एसजीएसटी की लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए। क्या एंट्री पास करेंगे फिर, एसजीएसटी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट या एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट 1080 टू एसजीएसटी इनपुट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे बीइंग एसजीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज इन कैश आफ्टर यूटिलाइजिंग आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी समझो इसके पीछे। कुल मिला के मिस्टर बी ने कितने रुपए का वैल्यू एडिशन किया, 2000 का, 2000 का। रेट ऑफ टैक्स क्या है, 18%। 2000 का 18% कितना होता है, 360। और वैसे इसको कैश में पे भी कितना पड़ा, करना पड़ा, 360, बराबर है।
क्या ये 360 रुपीज मिस्टर बी ने अपनी जेब से भरे क्या? नहीं, ये पूरा का पूरा 360 रुपीज उसने किससे रिकवर किया? सी से। वैसे तो सी से पूरा पैसा 1080 रिकवर किया था, बट ही ऑलरेडी पेड कितना? 900। तो जो बचा हुआ है उसके पास वो भी उसका नहीं है, वो उसको किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब आगे आते हैं, अब करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्या? सी। मानते हैं कि सी भी एक क्या है? बिजनेसमैन है। ये मटेरियल में देखते हैं आगे क्या दिया है। चलो ठीक है, सी अगर बिजनेस है तो वो उसकी परचेस की एंट्री करेगा। अब सी की बुक में एंट्री करने की जरूरत नहीं, फॉरगेट इट। नीचे देखो, इन्होंने आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल बाय बी टू क्या किया है? गवर्नमेंट। अब आपको एग्जाम में लायबिलिटी टेबल बना के ही शो करनी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन ने क्या पास की यहाँ पे? जर्नल एंट्री। तो देखो इसका सीजीएसटी पेएबल कितना था? 1080। लेस उसके पास सीजीएसटी का क्रेडिट कितना था? 900। तो उसका सीजीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट, इसको नेट लायबिलिटी बोलेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे इसके लिए? नेट। अगर इसमें आपको पूछो कि व्हाट इज द ग्रॉस लायबिलिटी ऑफ बी ऑन अकाउंट ऑफ सीजीएसटी, तो आंसर क्या आएगा? 1080। व्हाट इज द क्रेडिट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ? 900। हाउ मच क्रेडिट इज been actually utilized to set off the liability? पूरा का पूरा 900. And what is the net liability to be paid in cash? 180. Same is the case with SGST. Are you getting my point? ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? नोट, rates of CGST and SGST have been assumed to be 9% each for sake of क्या? Simplicity. चलो ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय गवर्नमेंट भी दिया है। अब बोलो मुझे, जब सप्लाई हुआ था गुड्स या सर्विसेज फ्रॉम ए टू क्या? बी, तो गवर्नमेंट को कैश कितना मिला? ए से 900 और 900, बी से कितना मिला? 180। कुल गवर्नमेंट के हाथ में कितना गया? 1080। अब एक्चुअली गुड्स फाइनली कंज्यूम हुआ कितने रुपए में? 12,000 में। 12,000 का 9% कितना होता है? 1080। और बचा हुआ 9% कितना होता है? 1080। इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक्चुअली में 1080 का बर्डन किस पे आया? ए पे, बी पे या सी पे? सी पे, क्योंकि ए बिजनेस था, बी भी बिजनेस था, और हम मानते हैं कि सी क्या है? कंज्यूमर। तो ए ने जब बी को बेचा तो इस सेल ट्रांजैक्शन को क्या नाम दिया जाएगा? बी टू बी। बी ने सी को बेचा तो बी टू बी, हाँ, बी टू सी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और एक क्वेश्चन दिया, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। कॉलेज के टूर्नामेंट होते हैं ना अपने, हम बोलते हैं इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट है। इसका मतलब क्या? इसी कॉलेज के दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या होगा? मैच होगा। और हम बोलते हैं इंटर कॉलेज कंपटीशन है, इसका मतलब इस कॉलेज का दूसरे कॉलेज के साथ। सेम इज द कॉन्सेप्ट इज द इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर। इंट्रा मतलब स्टेट के स्टेट में, इंटर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब देखो क्या दिया है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 2 चाहिए। यहां पे क्या होना चाहिए? नहीं, 1 ही है। क्या लिखा है? वैल्यू चार्ज फॉर, इन्होंने कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक किया है क्या यहाँ पे? पीछे बी ऑफ स्टेट 2 लिखा है। ऑल राइट, कोई बात नहीं, चलो आगे आते हैं। स्टेट 1 ही रखो इसको। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कौन किसको बेच रहा है? एक्स बेच रहा है। किसको? ए को। सेम स्टेट में, वो भी स्टेट 1 का है, ये भी स्टेट 1 का है। कितने में? 10,000 में। ऐड करेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट है? 18%। टोटल वैल्यू चार्ज कितना होगा? 11,800। एक्स इज द फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस डज नॉट हैव एनी आईटीसी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और क्या? आईजीएसटी। तो अब एक्स की लायबिलिटी कितनी है? 1800। एक्स को पूरी लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करनी पड़ेगी? कैश में। इसकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत है? नहीं। समझ में आ गया? क्या एंट्री पास करेगा एक्स अपनी बुक में? ए अकाउंट डेबिट कितना? 11,800 टू सेल्स कितना? 10,000 टू सीजीएसटी आउटपुट टू एसजीएसटी आउटपुट कितना? 900। और जब उसको डिस्चार्ज करनी होगी अपनी लायबिलिटी तो क्या एंट्री पास करेगा? सीजीएसटी आउटपुट को डेबिट, एसजीएसटी आउटपुट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। एक्स से खरीदे हुए माल के बदले में ए अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा? परचेस अकाउंट डेबिट। हाउ मच?
10,000। टू CGST इनपुट कितना 900, टू SGST इनपुट 900, टू मिस्टर ए कितना 11,800। अगर पेएबल है तो पे कर दिया तो टू बैंक। वो तो डिपेंड करता है उनका ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अ कैश ट्रांजैक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय ए स्टेट 1 का टू बी ऑफ स्टेट 2 वैल्यू एडिशन कितना परसेंट है 20%, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना आपको थोड़े सेटअप के रूल भी यहां पे समझ में आएंगे, जो करंट रूल्स है उसी के हिसाब से हम सेटअप करेंगे। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स 20% एडिशन है तो 10,000 का 20% कितना होता है 2,000, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी 12,000। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहा है, गुड्स वही है, तो रेट भी चेंज होगा क्या नहीं। खरीदे हुए गुड्स पे रेट अगर 18% था तो जो बेचेगा उसका भी रेट क्या होगा 18%। तो अब वो कौन सा टैक्स चार्ज करेगा IGST, कितने परसेंट से 18% से, कितना 2160, और उसका टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है या टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो कितना बनेगा 14,160। यहां पे दो वर्ड है, एक है टैक्सेबल वैल्यू, व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू 12,000, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन या इनवॉइस वैल्यू 14,160, बराबर। अब यहां हम पास करेंगे एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी, सॉरी ए, परचेस के लिए भी और सेल के लिए। आओ तो फिर ए के बुक में एंट्री पास करेंगे फॉर द परचेस ऑफ गुड्स, और फिर करेंगे सेल ऑफ गुड, और फिर करेंगे उसका सेट ऑफ और उसका नेट पेमेंट भी। एवरीथिंग वी विल पास बाय वे ऑफ अ जर्नल एंट्रीज। तो हेडिंग देंगे आप जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए। सबसे पहले परचेस के लिए, परचेस विद इन द स्टेट हो रहा है कि आउट ऑफ द स्टेट हो रहा है विद इन द स्टेट, तो बी ए अपने बुक में क्या एंट्री पास करेगा परचेस अकाउंट डेबिट, हाउ मच बेटा 10,000, बराबर है। और साथ में CGST इनपुट अकाउंट को क्या करेगा डेबिट, कितना इनपुट मिला इसको CGST का 900, उसके साथ ही करेगा SGST इनपुट अकाउंट को डेबिट, कितना बेटा 900, टू क्रेडिट किसको करेगा पेएबल है तो मिस्टर एक्स को, और पे कर दिया तो बैंक को, कितना बेटा 11,800 बीइंग इंट्रास्टेट परचेस मेड फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से इंट्रास्टेट परचेस किया, परचेस हम भले स्टेट के स्टेट में कर रहे हैं पर अब सेल कैसा कर रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ए किसको बेच रहा है बी को, तो अब सेल करते वक्त क्या एंट्री पास करेगा बी अकाउंट डेबिट, हमें बी से कितने पैसे लेने हैं 14,160, टू सेल्स, हमारी इनकम एक्चुअली में कितनी है सिर्फ 12,000, टू क्या नाम देंगे IGST आउटपुट या IGST पेएबल अकाउंट, हाउ मच बेटा 2,160। तो आज मेरी IGST की लायबिलिटी कितनी है 2160। क्या यह संभव है कि मेरी IGST की लायबिलिटी के अगेंस्ट मैं CGST और SGST का इनपुट क्लेम कर सकूं? हाँ क्यों बोला आपने, अभी तक तो आपने रूल पढ़े ही नहीं है कि किसके अगेंस्ट क्या सेटअप हो सकता है। हाउ डिड यू डिसाइड कि हाँ, तो चलो आपके सवाल का जवाब है हाँ कर सकते हो। यही तो है सीमलेस क्रेडिट का क्या कॉन्सेप्ट, कि किसी को क्रेडिट लेने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पर यहां एक दिक्कत है, अगर लायबिलिटी सी की है तो एस का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते, और लायबिलिटी एस की है तो सी का क्रेडिट यूटिलाइज नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे सर ऐसी सिचुएशन कब आएगी, ऐसी सिचुएशन कब आएगी, आएगी मैं बताता कब आएगी। काफी है, ट्रांस 1 का क्रेडिट है, ट्रांजिशनल फॉर्म का क्रेडिट है, देयर आर लॉट ऑफ सिचुएशंस विल अराइज। पर एक बात ध्यान में रखना, यू आर द पक्का स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स। और एक जर्नल के बारे में बात कहावत में हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट को, क्या जिसकी जर्नल पर कमांड उसकी दुनिया में डिमांड। तो जर्नल ही जीवन है, भले दुनिया बोले कि जल ही जीवन है, एक सीए स्टूडेंट के लिए क्या है जर्नल ही जीवन है। ये जर्नल आपका आपके लिए जल का काम करेगा, बस बहते चले जाओ रुको मत। एंट्री पास करेंगे बीइंग नरेशन लिखेंगे
इंटरस्टेट सप्लाई मेड। अब मैं वर्ड भी देखो कैसे यूज कर रहा हूं, मैंने सेल्स नहीं वर्ड यूज किया, मैंने क्या वर्ड यूज किया, सप्लाई। तो सप्लाई भी दो प्रकार का है, अगर खरीदा तो इनवर्ड सप्लाई और बेचा तो आउटवर्ड सप्लाई। फिर आप बोलोगे सर क्या दिक्कत थी इनको अगर सेल और परचेस वर्ड यूज करते, तो भाई सेल और परचेस वर्ड यूज करते तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता गुड्स तक, और सर्विसेज का वैसे सेल और परचेस होता नहीं है। सेल की तो सर्विस की तो प्रोविजन होती है, हम बोलते हैं कि हमने सर्विस प्रोवाइड की, या प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस उसको हम वर्ड यूज करते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा रास्ता निकाला, अब वो बोलते हैं सेल को आउटवर्ड सप्लाई और परचेस को इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पे लायबिलिटी आईजीएसटी की है और मेरे पास क्रेडिट किसका है, सी का और एस का। बेसिकली आई एम परमिटेड टू यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सी एंड एस टू डिस्चार्ज माय लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। आइए फिर सेटअप के लिए क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करेंगे, आईजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 2160 टू सीजीएसटी इनपुट कितना 900 टू एसजीएसटी इनपुट हाउ मच 900, 1800 गए, कितना बचा, टू बैंक अकाउंट कितना 360। और नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग आईजीएसटी लायबिलिटी discharged in cash after utilizing ITC from CGST and SGST। हो गया भाई, ए ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से पार कर दिया, टैक्स कलेक्ट भी किया और जितना वैल्यू एडिशन किया था उतना टैक्स कैश में पे भी कर दिया। यहां पे भी ए का वैल्यू एडिशन कितना है 2000, 2000 पे 18% कितना होता है 360, और उसने कैश में पे भी कितना किया 360। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये 360 जो इसने पे किया ये किसी तरीके से उसके पीएनएल में जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये ए के लिए एक्सपेंस है ही नहीं। वो किससे रिकवर कर रहा है, बी से, और किसे दे रहा है, गवर्नमेंट। क्लियर है यहां तक, ओके। फिर यहाँ पे नीचे उन लोगों ने भी अपना कंपटीशन करके दिया है, कंपटीशन ऑफ आईजीएसटी पेएबल। आईजीएसटी पेएबल कितना था 2160, क्रेडिट यूटिलाइज किया 900 सीजीएसटी का और 900 एसजीएसटी का, और नेट लायबिलिटी डिस्चार्ज की इन कैश कितना 360। नीचे क्या लिखा है, द आईजीएसटी चार्ज ऑन बी ऑफ स्टेट 2 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी रेमिटेड बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ कौन सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट 1 यहां पे एक्सपोर्टिंग स्टेट है, स्टेट 1 कौन सा स्टेट है, एक्सपोर्टिंग। किसका स्टेट है ये, ए का स्टेट। विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 900 यूटिलाइज इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन अभी के लिए मैं ये चाहूंगा कि आप ये जो इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट है, कौन सा सेटलमेंट, इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट। अब इसमें तो एक है कि ये जब आईजीएसटी का पैसा जाता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। तो गवर्नमेंट कौन सी रीच होनी चाहिए, जिसके स्टेट में कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है। अब सुनो मेरी बात, जब आपने आईजीएसटी पे किया तो ये पूरा पैसा किसके अकाउंट में गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। आई देखो, सीजीएसटी का अपना अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, एसजीएसटी का अपना अकाउंट स्टेट गवर्नमेंट का है, पर आईजीएसटी का जो अकाउंट है उसका पैसा पहले किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। हालांकि कंज्यूम स्टेट 1 में हुआ कि स्टेट 2 में हुआ, स्टेट 2 में हुआ। डेस्टिनेशन क्या है, जहां गुड्स पहुंचे आखिरी में, स्टेट 2। तो सबसे पहले तो स्टेट 2 क्या बोलेगा कि ये जो 18% का टैक्स है, मतलब 2160 का 50%, कितना होता है 2160 का 50%, बताइए 1080। इस पे भी दो लोगों का हक है, अब एक है सेंट्रल और एक है स्टेट। अब ये पैसा किसके पास पहुंचा है, सेंट्रल के पास। सेंट्रल क्या करेगा, एप्रोप्रिएट अमाउंट जो बनता है उतना अमाउंट कहां ट्रांसफर कर देगा, उस स्टेट में। कौन से, स्टेट 1 के स्टेट 2 के अकाउंट में, स्टेट 2 के अकाउंट में। ये गवर्नमेंट करेगी, इसको टैक्स पेयर की इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। टैक्स पेयर को सिर्फ इतना बताना है गवर्नमेंट को कि कहां मैंने माल बेचा है।
बराबर है, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एक एग्जाम्पल दिया है, ये लोग कैलकुलेशन करके दे रहे हैं, हम जर्नल बनाते चले जाएंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय बी ऑफ स्टेट टू सी ऑफ स्टेट टू। अब वो विद इन द स्टेट कर रहा है, कैसे कर रहा है, विद इन द स्टेट। खरीदा मिस्टर बी ने मिस्टर ए से, अब मिस्टर बी किसको बेचेगा, सी को। अब बी भी स्टेट टू का है और सी भी स्टेट टू का है। वैल्यू एडिशन कितना परसेंट है, 20%। इसके लिए परचेस की कॉस्ट कितनी थी, 12,000। 12,000 का 20% कितना होता है, 2,400। 12,000 में 2,400 ऐड करेगा तो टैक्सेबल वैल्यू कितना बनेगा, 14,400। अब वो विद इन द स्टेट कर रहा है कि आउट ऑफ स्टेट कर रहा है, विद इन द स्टेट। तो टैक्स कौन सा लगाएगा, CGST एंड SGST। गुड्स वही है तो रेट चेंज होगा क्या, नहीं, पहले भी 18 था, अब भी 18 ही रहेगा। तो आइए अब एंट्री पास करते हैं। एंट्री इन द बुक्स ऑफ व्हाट, बी। जर्नल पास करो, बाकी सब कुछ अपने आप समझते चला जाएगा। तो हम लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। तो सबसे पहले तो उसने परचेस किया, तो परचेस अकाउंट को डेबिट कितना करेगा वो, 12,000। इनपुट उसके पास सी का है, एस का है कि आय का है, आय का। उसने दूसरे स्टेट से खरीदा था ना, तो एंट्री क्या पास करेगा, IGST इनपुट अकाउंट को डेबिट। कितना बेटा, 2160। कहां से आया 2160, 12,000 का 18%। टू किससे खरीदा था इसने, मिस्टर ए अकाउंट। टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी, 14,160। अगर ये बाद में मिस्टर ए को पेमेंट कर देता है तो क्या एंट्री पास करेगा, मिस्टर ए को डेबिट, कैश बैंक को क्रेडिट। वो मान के चलो कि वो उनका रेगुलर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो उसको भूल जाते हैं हम, GST ओरिएंटेड एंट्री सिर्फ पास करेंगे। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, कौन सा स्टेट, इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट परचेस मेड। ये हो गई भाई आपकी जर्नल एंट्री आपके बुक में। अब ये CGST इनपुट आपके लिए एसेट है, परचेस एक्सपेंस है, और मिस्टर ए को जो पैसा देना है वो आपकी क्या है, लायबिलिटी है। अब मिस्टर बी किसको बेच रहा है, सी को। क्या एंट्री पास करेगा, मिस्टर सी अकाउंट को डेबिट। टू सेल्स, कितने रुपए का वैल्यू एडिशन करके सेल्स कर रहे हैं हम, 20% का। 12,000 का 20% कितना होता है, 2,400, तो होगा 14,400। स्टेट विद इन द स्टेट, सेल विद इन द स्टेट हो रहा है कि आउट ऑफ स्टेट, विद इन द स्टेट। तो लायबिलिटी सी और एस की आएगी कि आई की आएगी, टू CGST इनपुट की आउटपुट, आउटपुट। हाउ मच, 14,400 का 9% कीजिए, 1296। कर तो चलो, लिखते चलो, कॉपी में ये नोट्स बनाते चलो। टू SGST आउटपुट 1296। और मिस्टर सी को कितना डेबिट होगा बताइए कोई, 16,992। दैट्स इट। और नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड। हमने सप्लाई किया या सेल किया, कौन सा, इंट्रा स्टेट। अब बताइए मेरे पे लायबिलिटी किसकी है, सी की और एस की, और मेरे पास क्रेडिट किसका है, आई का। क्या यूटिलाइज कर सकता हूं क्या, हाँ कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यूटिलाइजेशन कैसा होगा, अब देखो यूटिलाइजेशन कैसा होगा। वैसे तो यूटिलाइजेशन के चैप्टर में हम यूज करेंगे। तो रूल ये कहता है कि अगर आपके पास IGST की लायबिलिटी, IGST का ITC है, क्रेडिट किस चीज का है, IGST का। तो अब IGST के क्रेडिट को आप तीनों के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, आई की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, सी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, और एस की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। रूल में रिस्ट्रिक्शन एक ही है कि अगर IGST का क्रेडिट है, किसका क्रेडिट है, IGST का, तो उसका पहला यूटिलाइजेशन किसके अगेंस्ट होना चाहिए, IGST की लायबिलिटी के अगेंस्ट। तो इस केस में हमारे पास IGST की क्या नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। तो IGST के क्रेडिट का पहला उपयोग क्या डिस्चार्ज करने के लिए करो, IGST की लायबिलिटी। उसके बाद भी अगर आपके पास IGST का क्या बच जाए, क्रेडिट बच जाए, तो उसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, सी के और एस के। अब कैसा करेंगे, पहले सी के लिए और बचा तो एस के लिए।
या जितनी हमारी मर्जी सी के लिए कर लो और जितनी हमारी मर्जी एस के लिए कर लो। तो इसका कोई रूल डिफाइंड नहीं है, इसका कोई भी रूल डिफाइंड नहीं है। आप चाहो तो जितना ज्यादा कर सकते हो उतना पूरा का पूरा किसके लिए कर लो, सी के लिए कर लो, और बचा तो एस के लिए करो वरना मत करो। वरना आप थोड़ा सा सी के लिए करो, थोड़ा सा एस के लिए करो, ज्यादा सी के लिए करो, कम एस के लिए करो, कम सी के लिए करो, ज्यादा एस के लिए करो, इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। टू मेक द थिंग सिंपलर, टू मेक द थिंग सिंपलर हम क्या करेंगे, आईजीएसटी का 2160 का जो हमारे पास आईटीसी है वो आधा आधा यूटिलाइज करेंगे। कैसा यूटिलाइज करेंगे, आधा आधा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले हमारी सीजीएसटी आउटपुट की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करते हैं। तो एंट्री होगी सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट को डेबिट, कितना 1296। अब आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए टू आईजीएसटी इनपुट को, जिसके अकाउंट में आपके पास अभी डेबिट बैलेंस है 21 कितना 60, आप चाहो तो पूरा 1296 यूज कर सकते हो, इसको कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। बात समझ में आया? तो इसका मतलब है कि सीजीएसटी को कैश में पे करने की जरूरत नहीं है। और बचेगा कितना 1296, अगर यूटिलाइज हो जाएगा तो मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, 2160 माइनस 1296 बचेगा 864, उसको यूटिलाइज करो किसके अगेंस्ट, एस के अगेंस्ट, और बाकी का जो बैलेंस एस बचता है उसको कैसा पे करो, कैश में। या तो आप करो फॉर टू कीप द थिंग सिंपलर आधा ही करो, सीजीएसटी इनपुट को 50% यूटिलाइज करेंगे। किसका 50%, 2160 मल्टीप्लाइड बाय कितना परसेंट, 50%, कितना होता है 1080। अब बची हुई लायबिलिटी किस में पेड कर दो, कैश में, टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा 216। और हम नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कौन सी लायबिलिटी, आईजीएसटी लायबिलिटी, सॉरी सीजीएसटी लायबिलिटी discharged in cash after utilizing ITC from IGST account। आपने यूटिलाइज किया IGST का ITC और कितना पेमेंट किया कैश में 216। क्या आप अगर पूरा का पूरा 1296 सीजीएसटी की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए यूज करना चाहते थे तो कर सकते थे क्या, बिल्कुल कर सकते थे, इसकी कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक एक ही है, आय का क्रेडिट सबसे पहले किसके लिए यूटिलाइज करना, आय के लिए, बचा फिर जैसी आपकी मर्जी, सी के लिए करो या एस के लिए करो, और किसी भी प्रोपोर्शन में करो, इसके लिए कोई रूल स्पेसिफिकली डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर वो रूल बना डालते कि पहले आय का आय के लिए, फिर बचा हुआ सी के लिए, और फिर बचा तो एस के लिए, तो ये एंट्री हमारी अलग होती। फिर हम करते सीजीएसटी आउटपुट को डेबिट 1296 टू आईजीएसटी इनपुट पूरा कितना 1296, और फिर बचा हुआ ही क्रेडिट किसके लिए यूटिलाइज करते, एसजीएसटी के लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलो हम सिंप्लिसिटी के लिए 50-50% करेंगे। अब यही एंट्री हम पास करेंगे, सेम एंट्री एसजीएसटी आउटपुट के लिए। तो एसजीएसटी आउटपुट को करेंगे डेबिट, टू आईजीएसटी इनपुट को करेंगे क्रेडिट, टू बैंक को करेंगे क्रेडिट, बीइंग एसजीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज इन कैश आफ्टर यूटिलाइजिंग आईटीसी फ्रॉम आईजीएसटी अकाउंट। नीचे नोट लिखेंगे, नोट मेरे साथ साथ लिखिए, आप स्क्रीन पे जैसा दिख रहा है वैसे। एज पर रूल्स, अब इसका रूल नंबर, इसका सेक्शन सब कुछ आपको कब बताऊंगा, जब अपन उस पर्टिकुलर चैप्टर पे आएंगे तब। अभी बर्डन मत लो, अभी पहले जितना इजी हो सके उतना पहले अपना क्या क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट कि जीएसटी काम कैसे करता है, राइट। एज पर द रूल्स आईजीएसटी आईटीसी, आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी first utilized to set off IGST liability। सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट किसके लिए यूज करना चाहिए, आईजीएसटी लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए। बैलेंस आईटीसी
इफ एनी, अगर बचा उसके बाद भी तो कैन बी यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ CGST and SGST liability in any proportion. कौन से प्रोपोर्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं? एनी प्रोपोर्शन. फॉर सिंप्लिसिटी, in above question, IGST ITC utilization is done 50% against CGST and 50% against SGST. अल्टरनेट एंट्री चाहो तो पास कर सकते हो, नीचे लिख ही लो ताकि आपको ये पता चले. अल्टरनेटिवली फॉलोइंग जर्नल एंट्री कैन ऑल्सो बी पास्ड. और कौन सी जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं अगर आप इस तरह से यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहते? किसका? IGST का. तो व्हाट काइंड ऑफ जर्नल एंट्री यू वुड हैव पास? मैं तो ये एंट्री पास करता. CGST आउटपुट को डेबिट तो IGST इनपुट को क्रेडिट, पूरा का पूरा कितना? 1296. और फिर इसको कैश में पे करने की क्या नहीं पड़ती? जरूरत ही नहीं पड़ती. बीइंग CGST लायबिलिटी डिस्चार्ज फुल्ली बाय यूटिलाइजिंग ITC फ्रॉम IGST अकाउंट. पूरा का पूरा मैंने CGST का लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया. क्या यूटिलाइज करके? IGST का ITC. फिर SGST की लायबिलिटी 1296 खड़ी है. अब IGST का इनपुट बचा कितना मेरे पास? 2160 माइनस 1296 कितना? 864. तो कैश में कितना पे करना पड़ता बताइए? 432. अगर यूटिलाइजेशन ऑफ 50-50 भी करते हो तो आपके जेब से पैसा कितना गया? 432. 216 सी का, 216 एस का. और ऐसा भी करते हो तो 432 किस अकाउंट में दिया आपने? SGST के अकाउंट में. इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं. क्या ऐसा कर सकते हो क्या कि ये आय का पूरा क्रेडिट मैक्सिमम एस के लिए यूटिलाइज कर लूं और सी को कैश में पे करूं? चलता. वैसा भी चलता. इसमें भी कोई रूल नहीं है. Being SGST liability discharge in cash after utilizing, यहां लिखेंगे बैलेंस ITC फ्रॉम IGST अकाउंट. तो चलो इसको और सिंपल करने के लिए और एक अल्टरनेट एंट्री बताता हूं. और एक अल्टरनेट एंट्री क्या हो सकती है? प्रोपोर्शन का कोई भी रूल नहीं है. ये कर सकता हूं मैं. सबसे पहले एस के लिए यूटिलाइज करता हूं तो मैं एंट्री पास करूंगा. SGST आउटपुट को डेबिट 1296 और IGST इनपुट को क्रेडिट कितना? 1296. मतलब मेरा IGST का क्रेडिट मैंने पूरा का पूरा पहले कहां के लिए यूटिलाइज किया? स्टेट के लिए. चलेगा? कोई रूल नहीं है. तो मैं नरेशन में लिखूंगा बीइंग SGST लायबिलिटी डिस्चार्ज फुल्ली बाय यूटिलाइजिंग ITC फ्रॉम कौन सा अकाउंट? IGST. और अब सी के लिए यूटिलाइजेशन बैलेंस करूंगा तो मैं एंट्री पास करूंगा. CGST आउटपुट को डेबिट 1296 टू IGST इनपुट जो बचा है वो टू बैंक कितना? 432. जैसा चाहे यूटिलाइजेशन कर लो. जैसा चाहे क्या कर लो? यूटिलाइजेशन कर लो. ले देके आपके जेब से पैसा कितना जाना है? 432 रुपीज. तो रूल एक ही है. आई का क्रेडिट पहले किसको सेट ऑफ करने के लिए यूटिलाइज करना है? आई की लायबिलिटी को. उतना हो जाए तो बाद में कोई रूल नहीं है. जैसे आपकी मर्जी आप यूटिलाइज कर सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो ठीक. इन्होंने भी किया है कुछ. व्हाट दे डिड? कॉम्पिटिशन ऑफ CGST SGST पेएबल. CGST पेएबल कितना था? 1296. यूटिलाइजेशन IGST का पूरा क्रेडिट कर लिया किसमें? 1296. और पेएबल इन कैश कितना आया? नील. फिर SGST पेएबल कितना है? 1296. बचा क्रेडिट कितना? 2160 माइनस 1296. और पे कितना किया? 432. बाद में दिया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एडजस्टमेंट
कैसी होगी, फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या करें, वो तो अकाउंटिंग किसे करनी है, गवर्नमेंट ने करनी है, पर फिर भी समझ के लिए होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर IGST क्रेडिट ऑफ 864 रुपीज यूटिलाइज इन पेमेंट ऑफ क्या, CGST टू स्टेट, टू इंपोर्टिंग स्टेट। अरे उनको कम मिला ना 864 रुपीज, क्योंकि IGST का क्रेडिट यूटिलाइज हो गया, और स्टेट 2 को जहां 1296 मिलना चाहिए था, वहां 864 माइनस हो गया, उनके हाथ में कितने आए, सिर्फ 432। इसलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोर्टिंग स्टेट को कितने रुपया दे देगा, 864, ताकि इंपोर्टिंग स्टेट को हमेशा ही ये सुकून रहे कि अगर मेरे स्टेट का बिजनेसमैन इंपोर्ट कर रहा है और टैक्स दे रहा है, तो वो सारा टैक्स मेरी तिजोरी में आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नोट, rate of CGST, SGST and IGST have been assumed to be 9% and 18% respectively for the sake of simplicity। और यहाँ पे बनाया स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय सेंट्रल एंड कौन सा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे दिया है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय X टू A, तो इसमें तो स्टेट से स्टेट में ही था, बराबर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला 900 और स्टेट गवर्नमेंट को मिला कितना, 900। फिर ए ने किसको ट्रांसफर किया, बी को। यहां सिर्फ और सिर्फ किसको मिला, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कितना, 360। फिर एक स्टेट 1 किसको ट्रांसफर बाय स्टेट 1 टू कितना, सेंटर, तो सेंटर के खाते में और आए 900 रुपीज और स्टेट 1 के खाते से कट गए कितने, 900, क्योंकि उनके स्टेट में खरीदा हुआ माल बेचा गया कौन से स्टेट में, दूसरे स्टेट में, और फायदा कौन से स्टेट का होना चाहिए, जो स्टेट खरीद रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सप्लाई किया गुड्स बी ने किसको, सी को। अब बी और सी कहां के थे, एक ही स्टेट के थे, तो उसका जो वैल्यू एडिशन था उस पर 432 रुपीज किसको मिला, स्टेट 2 को। और स्टेट 2 को पैसे मिलते वक्त, हालांकि स्टेट 2 ने खरीदा पर उनको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, कितना, 1296, पर मिले कितने, सिर्फ 432। अब ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको 864 रुपीज दिया जाए, सेंट्रल का। तो सेंट्रल किसको ट्रांसफर करेगा, स्टेट 2 को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही है। और इस तरह से अल्टीमेटली अगर चीज बिकी है पूरी वैल्यू एडिट ऐड होके, और उस पे एंड टैक्स था 12 कितना, 96 प्लस 1296, तो ये दो स्टेट में बढ़ गया, कौन से स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट 2 में। अल्टीमेटली गुड्स कहां जाके कंज्यूम हुए, स्टेट 2 में, तो पैसा भी किसको मिला, स्टेट 2 को। और सेंट्रल का तो अपना शेयर है ही, चाहे स्टेट के स्टेट में बेचो, चाहे स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचो, सेंट्रल तो अपना आधा छोड़ने वाला नहीं है। अब भाई आपने जो यहां पे किया है ये सब जर्नल एंट्री पास करके, ये जर्नल तो आपको बुक में पास करनी है। क्या सिर्फ आपने आपके बुक में जर्नल एंट्री पास कर ली तो काम बन जाएगा क्या, नहीं, ये आपने जो भी किया है इसकी पूरी जानकारी आपको किसको देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को। अब सवाल आता है मैं गवर्नमेंट को कैसे दूं ये जानकारी, कोई मीडियम तो होना चाहिए ना भाई। आपके मम्मी के पास एक इंफॉर्मेशन आई कि आप मार्केट में हो और मम्मी को घर में चाहिए 2 लीटर दूध, तो ये जानकारी मम्मी आप तक कैसे पहुंचाती है, व्हाट्सएप से या फोन करके। तो या व्हाट्सएप या फोन ये क्या है, मीडियम है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन जाती है। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट को क्या पे करना है, पैसा भी तो पे करना है, ए हो, बी हो, सी हो, एक्स हो, हर किसी को गवर्नमेंट को अपनी वैल्यू एडिशन पे क्या पे करना है, कैश। तो क्या है वो चीज जिसका यूज किया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए, और क्या ट्रांसफर करने के लिए, पैसा। उसके लिए बनाया गया है जीएसटी कॉमन पोर्टल। इसका नाम है कॉमन पोर्टल, इसका लेवल भी बहुत कॉमन है इसमें तकलीफें भी बहुत, पर इसमें जो तकलीफ है वो कॉमन लेवल की नहीं है। आप अगर फ्रैंकली जो फाइनल में है और आर्टिकलशिप जिनकी स्टार्ट हो चुकी है और जो काम करते हैं किस पे, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे। इसका नाम कॉमन पोर्टल है, इसमें कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है नहीं, और इसकी तकलीफें जो है वो कॉमन लेवल की है नहीं। तो एक वेबसाइट है, एक्चुअली नॉट जस्ट अ वेबसाइट बट ए प्रोसेसर, एक एसएपी है, एक बहुत ही रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म इन लोगों ने बनाया है गवर्नमेंट ने, जहां आपको इंफॉर्मेशन भी देनी है और साथ ही साथ पेमेंट भी करना है, मतलब रिटर्न प्लस चालान, ये दोनों ही सुविधाएं वहां पे क्या है, उपलब्ध है। आइए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं। Before GST, since the central and state indirect tax administration worked under the different laws,
regulation, procedures and format, their IT information technology infrastructure and system were also independent from each other. हाँ भाई, जीएसटी आया तभी तो वन नेशन क्या बना, वन टैक्स बना। उसके पहले हर किसी का अपना टैक्स अलग था। उस टैक्स में इंफॉर्मेशन मतलब रिटर्न्स मंगाने की पद्धत अलग थी और चालान पेमेंट मंगाने की पद्धत अलग थी और हर किसी का अपना एक आईटी सिस्टम था। महाराष्ट्र में महावैट चलता था, उनका अपना एक कॉमन पोर्टल था जहां लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता था। आपको सारी इंफॉर्मेशन जानकारी पेमेंट सब कौन सी वेबसाइट पे जाके करना है, महावैट। सेंट्रल एक्साइज का अपना अलग था। एक्साइज और सर्विस टैक्स दो सेंट्रल गवर्नमेंट के सेन वैट थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स था, उसका अपना अलग पोर्टल था। सीएसटी के लिए फिर आपको वैल्यू एडेड टैक्स की साइट पे जाना होता था। और बाकी भी एंटरटेनमेंट टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, जितने भी अलग अलग प्रकार के टैक्स है, गवर्नमेंट ने इसके लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। Integrating them for GST implementation was a complex since it required integrating the entire indirect tax ecosystem so as to bring all the tax administration, central का हो, state का हो या union territory का हो, to the same level of IT maturity with uniform format and interfaces for taxpayers and other external stakeholder। अभी external stakeholder कौन है? एक तो गवर्नमेंट है और एक कौन है? टैक्स पेयर है। अब इसमें एक्सटर्नल कौन है? तो एक्सटर्नल वो है जो जिन्हें एपीआई एक्सेस है, मतलब वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी जो डायरेक्टली आपका डेटा गवर्नमेंट की साइट पे लिंक अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, पर इंटर वाले बच्चे को इन सब चीजों की बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। बिसाइड्स जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये वर्ड बार बार आता है अपने पढ़ने में कि जीएसटी एक कैसा टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। द इंटर स्टेट सेल या ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आईजीएसटी नीडेड ए रीबूस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म अमॉन्ग द स्टेट एंड क्या सेंटर। क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिकता है, पहले तो आइडियली पैसा किसके अकाउंट में चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करता है कि टैक्स कौन से स्टेट से में कलेक्ट किया गया और कौन से स्टेट के पर्सन ने पे किया है, अगर आईजीएसटी ट्रांजैक्शन है तो। ये क्योंकि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो वो जो पैसा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिकने पे सरकार को मिला, ये उस स्टेट को मिलना चाहिए जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुआ है या उस गुड्स का जिस स्टेट में डेस्टिनेशन है। तो भी महाराष्ट्र के व्यापारी से गुजरात के व्यापारी बार बार खरीद रहे, पैसा कौन चुका रहा है, गुजरात का बिजनेसमैन, तो हक भी किसका बनता है, गुजरात का। पैसा किसके जेब में जा रहा है इनिशियली, आईजीएसटी के नाम का, सेंट्रल के पास। अब सेंट्रल की जिम्मेदारी है कि वो पैसा वो किसको दे, गुजरात को दे। आधा अपने पास रखेगा और आधा गुजरात को देगा। आधा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी छोड़ने वाला नहीं है। और वैसे भी अगर सेल पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इसलिए ले रही है क्योंकि उन्होंने अपना एक्साइज और सर्विस टैक्स तो छोड़ दिया, तो कुछ तो हक उनका बनता है, तो उन्होंने अपना आधा हक हमेशा ही रखा है। तो भाई ये सब सेटलमेंट रियल टाइम पे और बिना गलती के होते रहने चाहिए, इसलिए इसको मैन्युअली करना संभव नहीं था। जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्ट्रॉन्ग आईटी मैकेनिज्म की, और इसका काम दिया गया फिर एक भारत की बहुत ही जानी मानी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी को जिसका नाम है इन्फोसिस। उनको गवर्नमेंट करोड़ों रुपए देती है साल के साल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप हमारे लिए बेहतर से बेहतर एक क्या बनाइए, सिस्टम बनाइए। अब वो सिस्टम उन्होंने इतनी बेहतर बनाई है कि जिसकी मैं क्या तारीफ करूं। आगे देखते हैं। एक कॉमन पोर्टल, अब इसको क्या बोला जाता है, जीएसटी कॉमन पोर्टल। अब ये कॉमन क्यों है, इसको सबको ही एक्सेस कर सकता है, टैक्स पेयर, गवर्नमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी, सबको कॉमन एक्सेस है इसका। जिसकी जिसकी वहां जरूरत है हर कोई वहां लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपने हिसाब से उसका उपयोग और उपभोग ले सकता है। A common portal was needed which could act as a clearing house and verify the claims and inform the respective government to transfer the funds। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंड ट्रांसफर का प्रॉब्लम कब आएगा, एक स्टेट से जब सेल होगा कौन से स्टेट में, दूसरे। अगर स्टेट के स्टेट में तो दिक्कत ही नहीं है, वैसे देते वक्त ही टैक्स पेयर आधा पैसा किसको देता है, स्टेट को, और आधा पैसा सेंट्रल को। वहां दिक्कत है क्या, नहीं। सिर्फ दिक्कत कब आती है, जब माल या सर्विसेज एक्सपोर्ट होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो पेमेंट तो रिसीव करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर उस पर हक किसका है, इंपोर्टिंग स्टेट का। कौन से स्टेट का, इंपोर्टिंग स्टेट का।
दिस वॉज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो भाई मैन्युअली करने वाला काम था ही नहीं, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा चाहिए था जो रियल टाइम बेसिस पे हर डाटा हर गवर्नमेंट को क्या करे, प्रोवाइड करे। रिजल्टेंटली कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल www.gst.gov.in, इस लिंक पर आपको मिलेगा ए वेबसाइट मैनेज बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये जो वेबसाइट मैनेज करता है ये एक्चुअली एक कंपनी है, और इस कंपनी को क्या दिया गया है, इस वेबसाइट को मैनेज करने का काम, और कंपनी का नाम क्या है, GSTN, और उसको बोला जाता है कॉमन पोर्टल, और उसका URL क्या है, www.gst.gov.in। A company incorporate under the provision of Section 8 of a Companies Act 2013. What is the meaning of Section 8 company? A profit which is not working for making a profit, not for profit organization, is set up by the government to establish uniform interface to the taxpayers and a common and a share IT infrastructure between the central and क्या स्टेट। चलो भाई ये काम तो हो गया। आपको कभी मौका मिले तो लॉगिन कीजिएगा gst.gov.in पे और देखिए कि ये कैसा दिखता है। एक नीला समंदर है जिसमें आप गोता लगाते रह जाओगे, पहली बार जाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, आदत हो जाएगी एक बार उस पर काम करने की तो ये फिर ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। The GST portal is accessible over internet by the taxpayer and their CAs and their tax advocates etc. वैसे इन्होंने लिख तो दिया CAs and advocate, but legally as long as you are not authoritative representative of any person, you are not supposed to access the portal if the authorized signatory is someone else। आएंगे उस पे भी, उसका भी काफी महत्व है GST के कानून में। एंड इंट्रानेट बाय टैक्स ऑफिशियल्स, तो इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, एक तो टैक्सेबल पर्सन जो खुद टैक्स देने के लिए जिम्मेदार है, उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो हो सकता है CA या एडवोकेट, और अपने टैक्स ऑफिसर्स सेंट्रल के हो या स्टेट के। द पोर्टल इज वन सिंगल कॉमन पोर्टल फॉर ऑल GST रिलेटेड सर्विसेज। तो इनका कहना है कि GST से जुड़ी हर काम आपको यही करने हैं। अब तो ये मैनुअल इंटरवेंशन को पूरी तरह से बंद करने की फिराक में है। इवन अपील, असेसमेंट, स्क्रूटिनी, नोटिसेस, एवरीथिंग विल बी सर्व्ड ऑनलाइन एंड फेसलेस बाय द वे ऑफ व्हाट, GST कॉमन पोर्टल, और उस पर धीरे धीरे काम चल रहा है। A common GST system provide linkage to all states and union territories, commercial tax department, central tax authorities, taxpayers, banks and other stakeholders। कई लोगों को जोड़ा है इन्होंने इसमें। Even banks are also linked. You can generate a challan and pay the challan online। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो तुरंत कैसा पेमेंट करते हो, वैसे GST कॉमन पोर्टल से तुरंत अपनी लायबिलिटी का क्या कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो। तो है, चीज तो अच्छी बनाई है, जानदार चीज बनाई है। The ecosystem consists of all stakeholders starting from taxpayer to tax professional to tax officials to GST portal to banks to accounting authorities। Oh my God, बहुत कुछ, मतलब ये तो सच्चाई है कि इसका जो स्कोप है या एसेसिबिलिटी है ये बहुत वाइड है। काफी लोग आपको दिखेंगे इसके बारे में कंप्लेंट करते हुए, क्योंकि जितना बेहतर ये होना चाहिए था जरूरत के हिसाब से उतना बेहतर अभी भी बना नहीं है, पर एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी एफर्ट ले रही है, और जो कंपनी है जिसका नाम है GSTN वो भी इस पे काफी एफर्ट ले रहे हैं, और इसको जो मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस को दिया है वो लोग भी इस पे काफी वर्क कर रहे हैं। आएंगे अपन जब प्रैक्टिकली इसके फॉर्म्स, प्रोसीजर्स, रिटर्न्स, इन सब चीजों को पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको एक एक चीजें और डिटेल में बताते चलूंगा। The functions of GSTN includes the facilitating registration। आप GSTN पे क्या कर सकते हो, अगर आपकी लायबिलिटी है, आप जिम्मेदार व्यक्ति हो कानून के हिसाब से कि आपको माल बेचते हो, कस्टमर से क्या कलेक्ट करना है, टैक्स, और किसको पे करना है, गवर्नमेंट को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो वो रजिस्ट्रेशन भी आप कहाँ कर सकते हो, GST कॉमन पोर्टल पे। वहाँ ऑप्शन है लॉगिन, आप जाओगे ना उस पे www.gov.in पे, तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, नहीं है तो आप वहाँ पे अपने आप को न्यू रजिस्टर्ड कर सकते हो। जैसे हम हमारी न्यू ID बनाते हैं, साइन इन और साइन आउट कर सकते हो आप, साइन अप। फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स टू सेंट्रल एंड स्टेट ऑथोरिटीज, महीना खत्म, आपको सारी जानकारी देनी है
किसी को महीने के महीने देनी है, किसी को क्वार्टर टू क्वार्टर देनी है, और कुछ जानकारियां एनुअल बेसिस पे देनी है। इसको हम क्या नाम देंगे? रिटर्न। ये सारा रिटर्न आप वहीं पे बना सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो और गवर्नमेंट को फॉरवर्ड भी कर सकते हो। कॉम्पिटिशन एंड सेटलमेंट ऑफ क्या? आईजीएसटी। ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा कि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना कलेक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ इंपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद वो उतना अमाउंट ट्रांसफर भी कर देगा इंपोर्टिंग स्टेट गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो मैकेनिज्म है आईजीएसटी के सेटलमेंट का, ये विजिबल और एसेसिबल नहीं है टैक्स पेयर को। ये जो इसका बैकएंड है या इसका जो इंटरफेस है, वो कौन देख सकता है? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल ही देख सकते हैं। आपको उतना ही दिखेगा उसमें लॉगिन करने के बाद जितना आपके काम का है। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क। भाई अगर आपने पेमेंट, आपकी लायबिलिटी आती है जैसे 1000 सीओराइज भरना है आपको, तो आप अपने वहीं से ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको बैंक में अलग से जाके चालान पे करने की जरूरत नहीं है। वो भी फैसिलिटी है। इफ यू डोंट हैव द एक्सेस टू द ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, you can go to the bank and pay challan manually. They prepare a unique identification number, CIN नंबर बोलते हैं उसको, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, और बैंक आपका पेमेंट कर देगा और वहीं पे वापस वो जीएसटी में आके जमा हो जाएगा। मतलब बैंक भी पेमेंट करेगा एनईएफटी आरटीजीएस से, तो भी पैसा कहाँ कौन से पोर्टल में आके डिपॉजिट होगा? जीएसटीएन पोर्टल पे। तो बैंक्स भी लिंक है इसके साथ। Providing various MIS reports to the central and state government based on the taxpayers written information। सरकार को तो चाहिए ना कि आप क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस पर वो लोग R&D करेंगे। अलग अलग प्रकार से MIS मैनेजर इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो काम आते हैं वो रिपोर्ट्स बनाएंगे। वो सरकार के लिए भी बनती है और आपके लिए भी बनती है। अलग अलग 2A 2B रिपोर्ट्स जो होते हैं सब आएंगे, अपन समय के साथ एक एक चीजों को पढ़ेंगे। प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर क्या? प्रोफाइल। तो टैक्स पेयर के प्रोफाइल को एनालाइज करने का भी मौका टैक्स ऑफिसर्स को मिलता है। However, it is important to note that common GST electronic portal for furnishing electronic way bill is www.ewaybillgst.gov.in। अब ई-वे बिल क्या है? इसका एक अलग से चैप्टर ही दिया हुआ है आपके सिलेबस में। तो बेसिकली टू जस्ट इंट्रोड्यूस यू, हमारी सरकार ये चाहती है कि आप सेल करो, परचेस करो, उसकी अकाउंटिंग अपने बुक में करो, उसका सारा डेटा गवर्नमेंट को बताओ मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और साथ ही साथ अगर गुड्स का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे बाय वे ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलरली बाय रोड ट्रांसपोर्ट, तो उसका एक ई वे बिल बनना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। कौन बनाता है ये ई वे बिल? तो मान के चलो ए बी को क्या बेच रहा है? गुड्स। तो सबसे पहले एक ही जिम्मेदारी है कि मैं आपको माल बेच रहा हूं, ये माल बाय वे ऑफ रोड जाएगा, ट्रक से जाएगा, तो मैं एक कॉमन पोर्टल पे कौन सा माल है, गुड्स क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उस पे जीएसटी कितना है, कब माल निकला, कब पहुंचेगा, कितना किलोमीटर, कौन सी गाड़ी से ट्रैवल होगा, ये सारी जानकारी एक सॉफ्टवेयर पे, एक पोर्टल पे, वेबसाइट पे अपडेट करूं और उसकी एक कॉपी निकालूं। वो कॉपी किसको दूं? ट्रक ड्राइवर को। ट्रक ड्राइवर उसको लेके जाए ताकि सरकार को ये बात की सुनिश्चितता हो जाए कि कोई भी बिना जीएसटी डिपार्टमेंट को इंफॉर्म किए कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा। नहीं तो जनरली ब्लैक मार्केटिंग ऐसा ही होता है। अब ब्लैक मार्केटिंग होता भी है तो कैसा होता है? जिसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री होती नहीं है, या तो रास्ते में कोई माल लेके जा रहा है तो वो पीछे से बिल बना सकता है, पकड़ा गया और किसी ने पूछा कि आप ये माल किसको बेच रहे हो, तो ए का माल है कि कौन खरीद रहा है? बी। और किसी ने रास्ते में रोक के पूछा क्या ये बिल पक्का बना है या कच्चे में? तो बोलेगा ट्रक ड्राइवर क्या बोलता था, वो मुझे नहीं पता, मेरे पास एक कागज है, यहाँ से माल उठाया, यहाँ पे माल देना है। अब क्या गारंटी कि ट्रांजैक्शन एक फेयर और जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और ये ब्लैक मार्केट का ट्रांजैक्शन नहीं है? तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ये जो काला बाजारी है, कच्चे में माल को बेचना है, ये पूरी तरह से क्या हो जाए? बंद। तो एक सर्टन लिमिट के साथ, सर्टन लिमिट दोनों है, एक मॉनिटरी लिमिट भी है और एक डिस्टेंस की लिमिट भी है। वो सब अब ई-वे बिल के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप यू एक्सीड अ सर्टन मॉनिटरी लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ योर गुड्स और यू एक्सीड सर्टन डिस्टेंस लिमिट फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल बनाना अनिवार्य है। अदरवाइज आपके माल को, आपके गाड़ी को और उस गाड़ी में जो भी डॉक्यूमेंट है इन सबको जब्त किया जा सकता है। काफी हार्श प्रोविजन है इसकी।
उस पे भी पढ़ेंगे अपन। तो इसके लिए एक www.eWaybill.gst.gov.in नाम का पोर्टल बनाया है, मैनेज बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ई-वे बिल इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेटेड ऑन जीएसटी पोर्टल एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये किसका एविडेंस है कि गुड्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट, और लेजिटिमेट मूवमेंट हो रहा है, और उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो सेलर बायर से कलेक्ट करेगा और किसको देगा, गवर्नमेंट को देगा, अगर वो गुड्स टैक्सेबल गुड्स है तो। उसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं जीएसपी या एएसपी। अब देखते क्या है जीएसपी, मतलब होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। इंटरमीडिएट में इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। फाइनल वालों को मुझे नहीं लगता कि जो टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है कहाँ इंटर में, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। GST has selected certain IT, ITES and financial technology company to be called the GST सुविधा providers। सरकार ने कुछ, अब ये पूरा देश में एक पोर्टल, एक देश, एक कानून, सब कुछ रियल टाइम और ऑनलाइन होना चाहिए, तो इसके लिए तो एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, जरूरत है। तो इन्फोसिस जैसी कंपनी है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर और रिटर्न प्रिपेयर करने वाली कंपनियां है, जिसमें से आप क्लियर टैक्स का एक एग्जांपल दे सकते हो, टैक्स प्रो है, इसका एक एग्जांपल दे सकते हो। ऐसे कई सारे लोग एकत्रित आए हैं और जिन्होंने बैठ के ये तय किया कि हम जीएसटी को बहुत ही सुविधाजनक टैक्स सिस्टम बनाएंगे, लोगों को टैक्स पे करने में भी सुविधा हो और सरकार को टैक्स लेने में भी सुविधा हो। तो इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम है जीएसपी, जिसको बोला जाता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। जीएसपी डेवलप एप्लीकेशन टू बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर फॉर इंटरैक्टिंग विद क्या, जीएसटीएन। तो मैं आसान शब्दों में बताऊं तो अगर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो आपके पास एक यूनिक लॉगिन आईडी होता है, एक यूनिक पासवर्ड होता है, वो आप एंटर कीजिए अपने पोर्टल पे, वहां जाइए, वहां पे अपनी सारी इंफॉर्मेशन डाल दीजिए कि मैंने सेल कितना है, मेरा परचेस कितना है, विद इन द स्टेट कितना है, आउट ऑफ स्टेट कितना है, B2B कितना है, B2C कितना है, सेल रिटर्न कितना है, उसकी HSN वाइज जानकारी दीजिए, डेबिट नोट कितनी है, क्रेडिट नोट कितनी है, एवरीथिंग यू विल बी एंटरिंग इन दैट जीएसटी पोर्टल ऑन योर ओन मैन्युअली। अदर देन द मैनुअल यू कैन यूज द प्राइवेट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर सर्विस, जैसे क्लियर टैक्स से आप सर्विस ले सकते हो। तो यू बाय द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड एज क्लियर टैक्स, दैट इज अ बैंगलोर बेस्ड कंपनी। आपको थोड़ा सा इंटरफेस अलग मिलेगा और थोड़ी सुविधा ज्यादा होगी, बट यू कैन इजीली अपलोड ऑल योर इंफॉर्मेशन। फॉर मेकिंग अ पेमेंट यू विल हैव टू अगेन गो टू द जीएसटीएन पोर्टल। टैली सॉफ्टवेयर का नाम सबने सुना है। नाउ यू कैन एंटर योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन टैली, जस्ट कमांड देयर कि फाइल एंड प्रिपेयर एंड फाइल माय रिटर्न। तो टैली itself will prepare your return, they will automatically upload your all information to GST common portal from your accounting software itself। तो ये सब एक बहुत बड़ा एक आईटी सेटअप डेवलप किया गया है, और इन सबको मिलाकर ही बोला जाता है क्या, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स। और क्या है, they facilitate taxpayer in uploading the invoices as well as filing the return and act as a single stop shop for GST related services। They customize product that address the need of different segment of users। बिजनेस भी अलग अलग प्रकार के हैं, तो हर किसी को अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगता है। अब आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के होने के साथ साथ ही आपका जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी है। GSPs may take help of application service providers who act as a link between taxpayers and GSPs। अब ये भी एक अलग चीज है। जीएसटीएन एक ऐसा कॉमन पोर्टल है जिसपे ढेर सारा डाटा है, ऐसा डेटा जो सीक्रेट भी रहना चाहिए, और ये भी तो नहीं किया जा सकता कि किसी को भी एक्सेस दिया जाए कि आप जीएसटी के अंदर आ सकते हो, डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और डाटा इनपुट कर सकते हो। तो ये सुविधा बहुत कम लोगों के पास है, और जिनके पास ये पावर है कि दे कैन एंटर द जीएसटी पोर्टल एक्चुअली एंड एक्सेस द डाटा ऑफ डिफरेंट पर्सन विद देयर परमिशन, मतलब मेरा डाटा अगर मैं टैक्स पेयर हूं तो मेरी परमिशन के साथ एक्सेस कर सकता है, तो वो है एएसपीज, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। और जीएसपी है वो मेरे सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग। तो इन दोनों को भी लिंक करने का काम होता है। तो एएसपी जो है वो लिंक करते हैं जीएसटी पोर्टल को किसके साथ, जीएसपी के साथ। चलिए
और एक है कंपनसेशन सेस, एक और नया कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा आपको इससे पहले कि हम जीएसटी को बहुत अच्छे से समझे, ये छोटी छोटी चीजें दो दो तीन तीन लाइन की आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। ए जीएसटी कंपनसेशन सेस at a specified rate has been imposed under the Goods and Service Tax Act, compensation to state cess act 2070 on a specified luxury item or demerit goods like pan masala, tobacco, aerated water, motor cars, etc. computed on the value of a taxable supply. हर चीज पे सेस नहीं लगता। तो जैसी ये चीजें है, टोबैको, पान मसाला, इसको तो गवर्नमेंट जीएसटी के अंडर लेके आ गई। एरेटेड वाटर है, मोटर कार्स है, ये सर्टन लग्जरी गुड्स है। अब ऐसा है कि जो व्यक्ति इन चीजों को खरीदना अफोर्ड कर सकता है ना, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं अगर वो टैक्स ज्यादा भी दे तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी के अलावा कुछ ही चीजों पे, पर्टिकुलरली ऐसी चीजों पे जो या तो लग्जरी आइटम है या तो डीमेरिट गुड है। अब डीमेरिट गुड का कॉन्सेप्ट आपने कब पढ़ा था? सीए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 के इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स था, उसमें मेरिट गुड और क्या थे? डीमेरिट। ऐसा गुड्स जो खरीदा और बेचा तो जाता है पर जिससे समाज का और देश का कोई फायदा या किसी व्यक्ति का कोई फायदा नहीं है, उसमें फायदा एक ही व्यक्ति का है, वो है क्या? गवर्नमेंट का, और वो उस पर जम के क्या लेती है? टैक्स लेती है। वैसे अल्कोहल भी एक डीमेरिट गुड है, पर अल्कोहल अभी जीएसटी के अंदर आता ही नहीं है, अल्कोहल में जीएसटी लगता ही नहीं है। अल्कोहल पे जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं वो पुराने सिस्टम से ही लगते हैं। पेट्रोल और डीजल है, इस पे भी अभी जीएसटी लगता नहीं है, उस पे भी पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से क्या लगाया जा रहा है? टैक्स। उसका रीजन भी है, जीएसटी में अभी हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है? 28%। और सरकार पेट्रोल और डीजल पे कितना ले रही है आपको तो पता है। अगर वो उसको 28% करना पड़े तो उसके दाम एकदम से क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, और हो सकता है रामदेव बाबा की कही हुई बात सच हो जाए। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेस किस पे लगता है? कुछ डीमेरिट और लग्जरी गुड्स पे। किस पे लगता है? टैक्सेबल वैल्यू पे। तो आपको अपने मन से सेस नहीं लगाना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए ने बी को पर्टिकुलर गुड्स बेचा जिसपे टैक्स लगता है 28% और सेस भी लगता है 10%। कितना परसेंट? 10, तो ही लगाना है। तो वो सेस भी कलेक्ट करेगा। तो जैसे उसके लिए लायबिलिटी है गुड्स को बेचते वक्त आईजीएसटी आउटपुट, तो साथ में क्या होगा? सेस आउटपुट। बराबर है? करेगा। तो compensation cess is leviable on intra-state supplies and interstate supplies with a view to provide a compensation to the state for the loss of revenue arising on account of implementation of क्या? जीएसटी। तो जीएसटी लगने से कई स्टेट को ये लगा कि हमारा लॉस होगा, टैक्स का रेट हमें क्या करना पड़ रहा है? कम। क्योंकि स्टेट ने क्या बोला, जैसे महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र बोलता था कि हमारे यहाँ पे टोबैको, पान मसाले का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। आपने टोबैको, पान मसाला पे क्या लगा दिया? जीएसटी। पहले तो हम इस पे जम के टैक्स लेते थे, अब हाईएस्ट टू हाईएस्ट कितना ले सकते हैं? 28। तो सरकार ने बोला कोई नहीं, उस पे और 10% लगा डालो और उसको क्या नेम दे दो? सेस। 10 का 15 करना है तो कर दो, 15 का 20 करना है तो कर दो, पर आपका नुकसान नहीं होने देंगे। तो जहां जहां स्टेट ये बोलता है नहीं यार इन चीजों पे तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये चीज किस में आ गई? जीएसटी में। अब तो लिमिट हो गई कि 28% से ऊपर क्या नहीं लगा सकते? टैक्स नहीं लगा सकते, तो सेस लगा दो, तो कमाओ पैसे। GST a tax on goods and services. GST is levied on all goods and services except alcoholic liquor for human consumption. Why they have used the word alcoholic liquor for human consumption? अल्कोहल और भी होता है जो मेडिसिन में यूज होता है, दैट इज नॉट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। आपके सैनिटाइजर में भी जो है वो क्या है? अल्कोहल है, उस पे जीएसटी लगता है। पर अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उस अल्कोहल का यूज करके अगर दारू बनाई जाए, लिकर बनाया जाए, तो उस पे जीएसटी लगता नहीं है। क्यों नहीं लगाते होंगे जीएसटी? क्योंकि सरकार उस पर जम के टैक्स लेती है, जैसे पेट्रोल डीजल पे लेती है वैसे किस पे लेती है? अल्कोहल। और एक शराबी अगर शराब पी सकता है तो देश की सेवा तो कर ही सकता है। और देखो लॉकडाउन में सबसे पहले गवर्नमेंट ने अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन हटाए थे तो किस पे हटाए थे? अल्कोहल पे हटाए थे, है ना। तो शराब किसके लिए ज्यादा जरूरी है? शराबी के लिए कि सरकार के लिए? सरकार। शराबी चले ना चले शराब पी के, पर सरकार जरूर चलेगी। जीएसटी सभी गुड्स पे लगता है, किस पे नहीं लगता? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ। एटीएफ क्या होता है? हाँ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज में लगता है, उस पे नहीं लगता। एंड नेचुरल गैस, मतलब आपके घर में जो गैस सिलेंडर वगैरह आता है उस पे अभी तक जीएसटी लगता नहीं है, क्योंकि सरकार जम के इस पे क्या ले रही है? टैक्स, और वो उसको रोकना नहीं चाहती।
यहाँ पे दिया है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो आपको ये याद कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। किस पे नहीं लगता? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस is outside the realm of GST. The production of alcoholic liquor continue to be subject to state excise duty and intrastate sale of a same subject to CST and VAT respectively. तो यहाँ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे वर्ड छपा है कौन सा? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। मेरा मानना है कि ये क्या होना चाहिए? सेंट्रल। तो इस पे भी पुराने सिस्टम से ही टैक्स लगता है। एक्साइज लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और सीएसटी और वैट लगता है स्टेट गवर्नमेंट का। पेट्रोलियम क्रूड एंड डीजल, पेट्रोल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। As regards petroleum crude, diesel, petrol, ATF and natural gas are concerned, they are not presently leviable to GST. GST will be levied on these products from the date to be notified ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ क्या? जीएसटी काउंसिल। अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा कि जीएसटी काउंसिल क्या बोला है। भाई इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है तो फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी ना हर छोटी मोटी चीज पे खुद ध्यान देंगे, उसको तो पूरे देश की इकोनॉमी को संभालना है। तो पर्टिकुलरली फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी एक कमिटी बनाई गई है जिसका हेड तो फाइनेंस मिनिस्टर ही है, पर उसको काफी सारे अधिकार है नियमों में बदलाव करने के, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। टिल सच डेट Central excise duty continues to be levied on manufacture and production of a petroleum crude. Interstate supply पे वैट और सीएसटी लगेगा। टोबैको क्या चीज है? देखो, टोबैको इज विद इन द परव्यू ऑफ क्या? जीएसटी. GST is leviable on tobacco. However, Union government has also retained the power to levy excise duty on tobacco and tobacco product manufactured in India. Resultantly, tobacco is subject to GST as well as the central excise duty. अब demerit good पे तो गवर्नमेंट नहीं बख्शेगी, वो तो टैक्स लेगी, मतलब लेगी। ओपीएम का नाम सुना है कभी? एक नशीला पदार्थ है। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड other narcotic drugs and narcotics are within the purview of GST, that is GST is leviable on them. पर ये अभी भी ओपन मार्केट में सेल परचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, ओनली लेबोरेटरी और साइंटिफिक यूज के लिए ही इसका सेल परचेस किया जाता है। However, state government has also retained the power to levy the excise duty on such product manufactured in India. ये सही था, ये अल्कोहल का एक्साइज था ना ऊपर? हाँ, अल्कोहल का एक्साइज स्टेट ही लगाता है, ये सही है, स्टेट एक्साइज ही चाहिए वहां पे। माय बैड, ठीक कर लो उसको। तो टोबैको, सॉरी, ये जो ओपीएम वगैरह चीजें इस पे भी स्टेट एक्साइज लगाता है। फर्दर, real estate sector has been kept out of ambit of GST, that is GST will not be levied on the sale purchase of कौन सी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। पर इसमें थोड़े से चेंजेस आए। लैंड के सेल परचेस पे जीएसटी लगता नहीं है, पर हाउसेस जो है, फ्लैट्स जो है, उसके सेल परचेस पे जीएसटी लगता है। तो अभी के लिए इसको सिर्फ स्टार लगा के रख दीजिए आप, ये जब आएगा टॉपिक और चैप्टर तब अपन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, पर्टिकुलरली रेडी टू सेल हाउसेस पे कैसे जीएसटी लगता है इसके बारे में भी समझेंगे। अगला टॉपिक बहुत ही जल्दी से निपटाने जैसा टॉपिक है, इस पे मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, वो है क्या? बेनिफिट ऑफ जीएसटी। ये डिटेल में आप ही को पढ़ना है। पहला है बेनिफिट, क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द हेडिंग, डिटेल्स यू आर सपोज टू रीड ऑन योर ओन। दूसरा है बूस्ट टू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अगला है एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद है क्या? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद है सर्टनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ऑटोमेटेड प्रोसीजर विद ग्रेटर यूज ऑफ आईटी, रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट। ये बहुत ही एक सफेद झूठ है, मैं इसको पीला झूठ साबित कर सकता हूं येलो हाईलाइट करके। कंप्लायंस कॉस्ट सरकार तो चाहती थी घटे, पर एक्चुअली बिजनेस की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ी है, क्योंकि मैं समझाऊंगा आपको जब अपन रिटर्न पे आएंगे तो कितनी इंफॉर्मेशन सरकार मांगती है और कितना फ्रीक्वेंटली मांगती है। पर ठीक है, शायद आने वाला फ्यूचर कंप्लायंस कॉस्ट को घटाएगा भी, जितना ईज और अंडरस्टैंडिंग लोगों का बढ़ेगा। एडवांटेज क्या है फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री? पहला तो इसका है बेनिफिट टू द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। फ्रैंकली स्पीकिंग, फॉर सीए फाइनल एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट, दिस टेक्स्ट इज नॉट टू बी रेड बाय अ फैकल्टी। ये आपको खुद ही पढ़ना चाहिए, पर इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है।
इंटरमीडिएट में क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या बेनिफिट्स है। फिर माइग्रेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कास्केडिंग टैक्स। तो पहले टैक्स पे क्या लगता था, टैक्स, अब तो क्रेडिट मिलता है तो टैक्स पे टैक्स लगता नहीं है। बेनिफिट्स टू द स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर, आप बस इसको, ये बेनिफिट आप किसी को भी सुना सकते हो सिवाय स्मॉल ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर की, उनको मत बता देना इसके बेनिफिट, पीटेंगे आपको पकड़ के। अब अगला है कौन सा टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कितना बचा है, तो इसको अपन आज यहीं रोकते हैं और कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी आपको क्या सही लगता है। और इस चैप्टर पे आए हुए क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम में हम इसी चैप्टर के साथ कवर करेंगे। इसमें अगर आरटीपी में और एमटीपी में कोई क्वेश्चन आया तो वो भी इसी के साथ कवर करेंगे, ताकि आपका आइडिया भी क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर पे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं सीए इंटरमीडिएट में और सीए फाइनल में। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।